अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मेरी अब तक की बायोलॉजी की और फिजिक्स की वीडियो से आप लोगों का भरपूर फ़ायदा हो रहा होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से सेल साइकिल डिस्कस किया था, बायोलॉजी 9th चैप्टर नंबर 5, और मैंने आपको माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के स्टेजेस के बारे में बताया था। तो आज हम मियोसिस से रिलेटेड ही एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास, जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। माइटोसिस की अहमियत मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मेरे पास है मियोसिस की अहमियत। मियोसिस की अहमियत दो जनरेशन्स में इंपॉर्टेंट है, दो चीजों में इंपॉर्टेंट है, और वो जो चीज आपके पास मौजूद है वो है रिप्रोडक्शन, और इसके अलावा दूसरी चीज आती है वो है इनहेरिटेंस। रिप्रोडक्शन है अगली नस्ल को पैदा करना। अब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है खसूसियात का, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स ने भी किसकी सूरत में मुंतकिल होना है? डीएनए की शक्ल में, और डीएनए किस शक्ल में है? क्रोमोसोम्स की शक्ल में। तो आपके पास वहां पर भी मियोसिस का होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। मियोसिस को सबसे पहले इसकी जो अहमियत है, आपके पास जर्मन बायोलॉजिस्ट थे 1890 में, अगस्ट वेजमैन, उन्होंने सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था रिप्रोडक्शन की फील्ड के अंदर और इनहेरिटेंस की फील्ड के अंदर। इस लिहाज से हमारे पास उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम्स का अगली नस्ल में एक तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहना, और जितनी भी वेराइटीज हैं अगली नस्ल में वेराइटीज आते रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू। क्यों? क्योंकि अगली जनरेशन में अगर वेराइटी नहीं आएगी तो फिर एक जनरेशन में अगर कोई डिजीज है और इस तरह से कॉपी होकर अगली नस्लों में जाती रही तो इस तरह तो डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीजों में आगे वैरायटी आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये इंपॉर्टेंस हमारे पास आती है मियोसिस की वजह से। तो चलिए, सबसे पहले जो उन्होंने इंपॉर्टेंस डिस्कस की वो ये था कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मेंटेन रहे। तो पहला हमारे पास इंपॉर्टेंस आई है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो है आपके पास नेक्स्ट जनरेशन के अंदर मेंटेन रहे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल के अंदर। अब आपके पास अगर इंसानों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें, इंसानों में अगर बात की जाए तो जो मदर है वो आपके पास प्रोड्यूस करती है एग सेल्स, और मेल प्रोड्यूस करते हैं आपके पास स्पर्म सेल्स। स्पर्म्स भी हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। आपके पास एग्स भी जो है वो हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। जब ये एग और स्पर्म मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। एन और एन मिलकर हो गया 2n। तो जो जाइगोट है ये डिप्लॉइड होता है, यानी इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब हम इंसानों में तमाम सेल्स में 46 क्रोमोसोम है। 23 है मदर की तरफ से, 23 है फादर की तरफ से, दोनों मिले तो बने 46। लेकिन जो अगली नस्ल पैदा करने के लिए सेल्स या गैमेट्स की जरूरत थी उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं गए हम में से। मदर में से 46 नहीं आए, बल्कि सिर्फ 23 आए हैं, हाफ आए हैं। और फादर में से भी 46 नहीं आए, बल्कि हाफ आए हैं 23। तो ये जो क्रोमोसोम्स का हाफ नंबर है ये भी मियोसिस की वजह से ही है। तो अगर ऐसा ना होता, मियोसिस ना होती, अगली नस्ल में आपके पास इनमें से 23 में से 22 होता, या 23 की जगह 24 हो जाता, तो नेक्स्ट जनरेशन आपके पास एबनॉर्मल हो सकती है और वो नॉर्मल केस में नहीं आएगी, तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास इस तरह से बहुत सारे पौधों में भी होता है। पौधों में जो मेन प्लांट बॉडी आपको दिख रही होती है उस प्लांट बॉडी को आप लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट आपके पास मियोसिस के ही प्रोसेस के जरिए से बहुत सारे बनाता है स्पोर्स। इसलिए खुद तो वो स्पोरोफाइट की जो बॉडी है, यानी प्लांट की बॉडी, वो डिप्लॉइड होती है, उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास स्टेज होती है मियोसिस की। इस मियोसिस की वजह से जो स्पोर्स उसके अंदर बनते हैं वो सारे के सारे होते हैं हैप्लॉइड। पौधों के लाइफ साइकिल की बात हो रही है। तो आपके पास इन स्पोर से आगे जाके बनता है गैमीटोफाइट। ये गैमीटोफाइट अगेन जिस तरह से स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड ही होता है, लेकिन ये गैमीटोफाइट दो तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करता है। एक आपके पास मेल गैमीटोफाइट और दूसरा होता है फीमेल गैमीटोफाइट।
मेल गेमेटोफाइट अपने उसी तरह से स्पर्म्स यानी मेल सेल देगा और फीमेल गेमेटोफाइट उसी तरह से एग्स यानी फीमेल सेल देगा। दोनों यूनाइट करेंगे, हैप्लॉइड ही ये है एन और हैप्लॉइड ही ये है एन, एन और एन मिलेंगे और 2n आपके पास बन जाएगा और नया प्लांट बॉडी ऑर्गेनिज्म जो एम्ब्रियो है, जाइगोट है, वो आपके पास फॉर्म हो जाएगा, जिसको आप जमीन में लगाते हैं तो एक नया पौधा जो है वो आपके पास ग्रो कर जाता है। तो पौधों के अंदर, बहुत सारे प्रोटोजोआस के अंदर, बहुत सारी फंजाई के अंदर आपके पास मियोसिस के प्रोसेस के जरिए से ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन किया जाता है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे ना हो, मियोसिस का प्रोसेस ना हो, तो माइटोसिस तो आपके पास ऐसा घटती है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है, पेरेंट सेल से मुराद वालिदैन ही नहीं है, पेरेंट सेल से मुराद है वो सेल जिसकी आगे तकसीम हो रही है, उतने ही क्रोमोसोम वो आगे रखती है। अगर ऐसा हो तो जैसे 46 मेरे फीमेल के अंदर है, 46 मेल के अंदर है, तो वो तो डबल होके 80 समथिंग नेक्स्ट जनरेशन में जाए तो वो इंसान नहीं रहेगा, बल्कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, वो कुछ का कुछ और ही बन जाएगा। तो अल्लाह ताला ने एक बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है मियोसिस की सूरत में, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर नेक्स्ट स्टेज में मेंटेन रहता है। चलिए अब इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं हम। सेकेंड इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, कि अगली नस्ल के अंदर वेरिएशंस आए, उर्दू में आप कह सकते हैं कि तगय्युरात आए, तब्दीलियां आए, चेंजेस आए, कि माँ बाप से जो अगली नस्ल पैदा हो उसके अंदर वेरिएशंस हो, वेराइटीज हो। समटाइम ऐसा होता है कि माँ बाप की कलर्ड आइज नहीं होती हैं और बच्चे के अंदर कलर्ड आइज आ रही होती हैं, या हेयर का वो टेक्सचर माँ और बाप दोनों में नहीं होता लेकिन बच्चे में आ रहा होता है। तो बहुत सारी खसूसियात माँ और बाप में नहीं होती लेकिन बच्चे के अंदर वो वेराइटीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब कुछ वेराइटीज अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ वेराइटीज बुरी भी हो सकती हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी आता है। लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है, वेरिएशंस हैं आपके पास, ये भी मियोसिस की वजह से ही हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर में होते हैं। मैं आपके मुंह के पास एक क्रोमोसोम ब्लैक से शो कर देती हूँ और दूसरा क्रोमोसोम मैं आपके पास ब्लू से शो कर देती हूँ। हम अच्छे तरीके से जानते हैं मियोसिस प्रोसेस के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम फर्ज कर ले मदर की तरफ से आया है, ये क्रोमोसोम फर्ज कर ले फादर की तरफ से आया है। क्रोमोसोम्स के ऊपर खास किस्म की जीन्स मौजूद होती हैं। हमारे अंदर हर किस्म की मालूमात को लेके कि हमारी आंखें कैसी होंगी, उनका कलर क्या होगा, आंखों की शेप कैसी होगी, बड़ी होंगी, छोटी होंगी, आईलैशेस का कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, उसकी शेप कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, कर्व होगी, जो भी है हर तरह की मालूमात होगी। अब जाहिर बात है ये सब चीजें मदर के अंदर भी हैं, ये सब चीजें फादर के अंदर भी हैं, तो वो एक जैसी मालूमात मदर और फादर के आमने सामने आ गई। अब ये क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट को कर लेते हैं एक्सचेंज। इस ब्लू वाले हिस्से में थोड़ा सा पोर्शन जो है आपके पास, जब ये सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, एक का पीस उधर लग गया, दूसरे का कुछ पीस उधर लग गया, तो आपके पास यहाँ पे कुछ पोर्शन ब्लैक वाला आ गया और इसके अंदर कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर आपके पास ब्लू वाला आ गया। अब ये क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स नहीं रहे जो ओरिजिनल है। अब आपके पास मदर के कुछ क्रोमोसोम्स में फादर का पीस आ गया, फादर के कुछ क्रोमोसोम्स में मदर का कोई पीस आपके पास अटैच हो गया। अब ना ही ओरिजिनल मदर क्रोमोसोम रहे, ना ही ओरिजिनल फादर क्रोमोसोम रहे। और फर्दर वैरायटी का ये आलम है कि इन दोनों क्रोमोसोम्स में से कोई एक क्रोमोसोम ही अगली नस्ल में जाना है। तो ये भी आपके पास वैरायटी जो है आपके पास उसका चांस है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मियोसिस अगली नस्ल में वेरिएशन पैदा करने की बहुत हद तक जिम्मेदार है। अब आपके पास जहां मियोसिस के सिग्निफिकेंस, अहमियत की बात हो रही है, तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि अहमियत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। दो फायदे जहां तक मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, तो मियोसिस में सम टाइम क्या होता है कि कुछ एरर्स भी हो जाते हैं, किसी किस्म की जो है कोई गलती भी मियोसिस के अंदर आ सकती है। और वो गलती क्या है आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि मियोसिस 1 हो चाहे मियोसिस 2 हो, उसमें एक स्टेज है जिसका नाम है एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है कि अगर मियोसिस 1 है तो आपके पास सेल के अंदर जो स्पेंडल फाइबर का जब नेटवर्क आपके पास बिछा हुआ होता है, सेंट्रियोल्स पोल्स मौजूद होते हैं, तो क्रोमोसोम का पूरा जोड़ा मौजूद है यहाँ पर, और इस पूरे जोड़े ने यहाँ से सेपरेट होना है। एक क्रोमोसोम ने जाना है इस पोल की तरफ और दूसरे क्रोमोसोम ने जाना है इस पोल की तरफ, ऑपोजिट पोल की तरफ। अब असूलन इस सेल के डिवाइड होने पर जो दो सेल्स यहाँ पे बनने चाहिए उसमें एक क्रोमोसोम यहाँ पे आना चाहिए और एक क्रोमोसोम यहाँ पे आना चाहिए। अब इंसानों के अंदर जब एनाफेज होती है तो टोटल यहाँ पे उसी तरह से 23 जोड़े जो हैं वो लाइन अप होते हैं, 23।
अब वो 23 में ही इधर भी जो हर सेल हो उसमें भी 23 क्रोमोसोम आने चाहिए, इधर भी 23 क्रोमोसोम अलग आने चाहिए, लेकिन जोड़ों में नहीं आने चाहिए, क्योंकि 23 46 क्रोमोसोम थे और वो क्रोमोसोम 23 जोड़ों की शक्ल में थे। उन जोड़ों को आपस में अलग होना है, 23 क्रोमोसोम एक तरफ जाने चाहिए और 23 क्रोमोसोम दूसरी तरफ। अगर तो ऐसा हो जाता है नॉर्मल तरीके से, सेल का जो जोड़ा है क्रोमोसोम्स का ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसजंक्शन। लेकिन समटाइम क्या होता है कि एक एरर आ जाता है, गलती हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिसजंक्शन नहीं बल्कि नॉन डिसजंक्शन बन जाता है, कि जो गलती आपके पास यहाँ पर हो गई है उस प्रोसेस को हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब उसमें क्या होगा कि जब ये एक दूसरे से अटैच नहीं हो रहे, अलहदा हो रहे हैं, मतलब अटैच हुए थे अब दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेशन के दौरान ये सेपरेट नहीं हो पाए और अटैच्ड ही रह गए। अगर अटैच्ड रह गए तो इसके अंदर डबल क्रोमोसोम आ गया, यानी पेयर का पेयर ही आ गया, और इसके अंदर आपके पास क्रोमोसोम जो है वो वाला मिसिंग पार्ट नहीं आया। अब इसके नतीजे में ऐसा हो सकता है कि जो गेमीट था जिसके अंदर टोटल 23 क्रोमोसोम होने थे, अगर इसमें एक्स्ट्रा आया है तो उस एक्स्ट्रा की वजह से हो सकता है कि यहाँ 24 क्रोमोसोम्स हो जाए, और यहाँ पे क्योंकि कम आया है तो 23 की बजाय हो सकता है यहाँ पर 22 आ जाए। अब आपको पता है कि अगली नस्ल के लिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही जाने हैं। अब हाफ नंबर में ऐसा होना चाहिए कि मेल से आने चाहिए 23 और फीमेल से भी आने चाहिए 23, इससे मिलकर आपके पास जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो होगा 46 क्रोमोसोम का, 46 क्रोमोसोम का एक नॉर्मल इंसान। लेकिन अगर गैमीट ऐसा आता है जिसमें सेपरेशन के दौरान गलती हुई है और वो गलती के नतीजे में या तो अगर इधर 22 है तो 22 की वजह से 46 नहीं, टोटल क्रोमोसोम्स आएंगे 45, इससे भी कमी भी हो सकती है, 21 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास जो इधर गैमीट मिला उसमें एक एक्स्ट्रा था 24, तो उसकी वजह से हो सकता है ज्यादा हो जाए, 47 हो जाए क्रोमोसोम, 47 या 48। तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, वी शुड थैंक अल्लाह कि हम कंप्लीट हैं, वी आर कंप्लीट, और दूसरों को देखकर जो है वो हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। आपके पास अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए या एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, तो जितने आपके पास आप ख्वाजा सरा देखते हैं और ये दुल्हे शाह के जितने बच्चे वगैरह होते हैं, ये सब क्रोमोसोम के एबनॉर्मेलिटी की वजह से ही है, इसमें ऐसी कोई और कोई वजह नहीं है, सिर्फ क्रोमोसोम का एरर है कि एक क्रोमोसोम कम हो गया, ये एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, ये एक से ज्यादा क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो गए, तो जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाए। तो ये थे आपके पास मियोसिस के अंदर एरर, जिनकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमें कुछ मसले भी हो सकते हैं। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 5th मंथ में ही अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बताने के लिए कि 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में ही आपको ये चीज़ चेक कर ली जाती है कि जो ग्रोइंग बेबी है कहीं उसके अंदर, उसके ब्रेन में, आइज में या बॉडी में कहीं पर भी कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं, इससे पहले कि आप फ्यूचर में आकर पछताएं और आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं चला, तो आपको पहले से ये चीज़ है वो पता चल जाए। बहुत सारी ऐसे भी आपके पास टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता, तो साइंस के नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आ सके। मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।